हेलो यस भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे? भाई मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। यस भाई, आपने ना काफ़ी सारे हमें टॉपिक्स दिए हैं जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, जिसमें से 4 या 5 टॉपिक ऐसे हैं जो मैंने पहली बार सुने हैं एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इंडिया में काफ़ी लोगों ने उनके बारे में नहीं सुना होगा, ना ही कभी बात की होगी। बिल्कुल। जिसमें से सबसे पहले वही बात आती है लूसीफर के बारे में। भाई क्या लूसीफर ही जो डेविल है वही है? बिल्कुल। जो डेविल है उसी को लूसीफर बोला जाता है। उसका एक नाम है, कई सारे नामों में से एक है। और मैं आपको बताऊंगा तो आपको हैरानी होगी कि लूसीफर जो है वो पहले एक एंजल था। अच्छा। हाँ, और मतलब ऐसा वैसा नहीं कि कोई छोटी कैटेगरी का एंजल हो। एंजल्स में भी वो सबसे टॉप क्वालिटी का या फिर टॉप कैटेगरी का एंजल था। और वहाँ से सीधा डेविल। हिब्रू में लूसीफर वर्ड का मतलब होता है लाइट, लेकिन समय के साथ में थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो अहंकार का तत्व आ गया। तो जैसे इसके अंदर अहंकार आया तो क्या हुआ कि ये गॉड के खिलाफ ही जो है कॉन्स्पिरेसीज करने लगा। लेकिन आज के टाइम में ना लूसीफर को ना एक ऐसा टॉपिक बना दिया लोगों ने जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है और हर कोई ना उसके जैसा बनना चाहता है। हर कोई नहीं, मतलब काफ़ी लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर हम कंपेयर करें लूसीफर को हिंदू माइथोलॉजी के साथ में या हिंदू आइडियोलॉजी के साथ में, तो हमारे यहाँ पे जो है वो लूसीफर का कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ पे जो है हमारे अंदर के जो विकार है उसी को शैतान माना गया है। जी, है ना, जो 5 विकार है, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, है ना, इन्हीं को शैतान के रूप में माना गया है। और भाई कुछ लोग ना, इवन मैं भी, हाँ, लूसीफर को ना किंग ऑफ हेल की तरह मानता हूँ। बिल्कुल। लूसीफर, ऐसा ही है? लूसीफर किंग ऑफ हेल है। जब ये सारा जो गॉड को पता चला कि ये मेरे अगेंस्ट में जो है कॉन्स्पिरेसी कर रहा है ना, भोले वाले जो एंजल्स हैं उनको भड़का रहा है और मेरी जो क्रिएशंस हैं उसके साथ में छेड़खानी कर रहा है, तो उन्होंने इसको पिछवाड़े पे लात मार के नीचे भेज दिया। ठीक है। अब यहाँ ऊपर से ये नीचे गिरा, तो नीचे गिरा, ये गया पाताल में या फिर नर्क में हम कह सकते हैं। ठीक, इसीलिए उसको फॉलन एंजल बोला जाता है। वो एंजल जो गिर गया, कहाँ से गिरा? ऊपर से नीचे गिरा। ठीक है। इसके साथ में जो अदर एंजल्स जो थे वो डीमन बन गए। वेस्टर्न कंट्रीज का जो हेल है, हाँ, और हमारा जो हेल या नर्क है, हाँ, उनमें ना चीज़ तो एक ही है, हाँ, लेकिन बहुत डिफरेंसेस दिखाए जाते हैं। उन वेस्टर्न कंट्रीज में हेल को किस तरह से डिस्क्राइब किया गया? हाँ, वहाँ का जो हेल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। और मुझे लगता है कि वहाँ जो यातनाएं हैं वो थोड़ा सा कम है एज़ कम्पेयर टू वहाँ। ये है कि बस आप अगर बुरी आत्मा हो तो आप हेल में जाओगे, और लूसीफर जो है वो आपका राजा रहेगा। फिर वो आप उसकी गुलामी करोगे, वहाँ पे रहोगे, नर्क में जलोगे, है ना, बस। लेकिन यहाँ पे जो है जैसे गरुड़ पुराण में अलग अलग जो है वो नर्कों का आपके पाप के अकॉर्डिंग, है ना, जो नाम बताया गया है, वहाँ पे पूरा प्रोसेस बताया गया है कि ये पाप करोगे तो यहाँ जाओगे, ये पाप करोगे तो कुंभी पाकम, और कई सारे जो नरक हैं। राइट। दूसरा एक और मिसकंसेप्शन ये है कि जो हमारे यमराज हैं, लोग सोचते हैं कि वही लूसीफर है। बिल्कुल, पर ऐसा नहीं है। जो मैंने जो बोला था ना कि हेल का किंग ऑफ हेल, हाँ, तो लोग ना उस तरह से यमराज को भी मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि वो भी शायद नरक के देवता हैं या राजा हैं। ऐसा भी नहीं है। ऐसा नहीं है। हाँ, यमराज जो है वो नरक के देवता नहीं है ना, या राजा नहीं है ना। वो पाप और पुण्य के हिसाब किताब रखने वाले हैं, या फिर मृत्यु के देवता हैं। अगर जैसे कि यमराज जो है ना, आपको मालूम है ना, यमराज और शनिदेव दोनों सूर्य के पुत्र हैं, है ना। तो यमपाश की जब रचना हुई, जब पृथ्वी पर जनसंख्या बढ़ने लगी, तो बेसिकली महादेव जी ने और माता पार्वती ने एक यमपाश की रचना की, है ना। पाश की रचना की, बेसिकली मृत्यु पाश उसको उस टाइम पे बोला गया था, यमपाश बाद में बोला गया। तो उसका ये डिसाइड करा गया कि जिसके पास वो पाश होगा, पाश मतलब एक हंटर टाइप का एक अस्त्र है ना, जो आत्मा को शरीर से खींच लेता है, उसके पास में लोगों को मृत्यु देने की शक्ति होगी, है ना। मतलब जब भी उनका समय पूरा हो जाएगा, वो पाश उसको खींचेगा आत्मा को और बाहर लेके आएगा। लूसीफर को आप किस तरीके से देखते हैं? मतलब अगर बात की जाए उनके लुक की कि कैसे दिखते हैं, तो क्या कहोगे? बेसिकली जो उसका रूप आज के टाइम में हमको जनरली देखने के लिए मिलता है कि बड़े सींग हैं उसके, कई जगह बड़े दांत भी देखने को मिलते हैं, कान जो है, और सर पे बाल नहीं है, कान जो है वो नुकीले हैं, और दांत जो है वो बड़े बड़े हैं। रेड कलर का उसको ज़्यादातर दिखाया गया है। विंग्स उसके दिखाए गए हैं, एक त्रिशूल, ड्रैगन की तरह, थोड़ा बिल्कुल ड्रैगन की तरह है। ठीक है, तो ड्रैगन की तरह वो दिखता है, और विंग्स हैं उसके बड़े बड़े, अगेन ड्रैगन की तरह, और बहुत ही भयानक सा उसका रूप है। और सोल्स को वो एक्सचेंज करता है, मतलब ये कि जैसे
इच्छाओं के बदले आप मनुष्य की इच्छाएं हमेशा रही हैं, है ना, कि मेरे को ये मिल जाए वो मिल जाए, है ना। तो आपकी अगर कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हो पा रही है ना, तो उसके लिए आप लूसीफर को बुला सकते हो, वो आएगा आपकी इच्छा पूरी करेगा, लेकिन एक्सचेंज में वो आपकी सोल लेके जाएगा। लूसीफर को बुला सकते हैं आपने कहा, बुला सकते हैं, कैसे? उसके तरीके अलग हैं, मुझे नहीं मालूम कैसे, पर हाँ प्रोसेस इज देयर। जो सैटेनिक चर्च होते हैं, है ना, और अभी जैसे कि हम बात करें कोडेक्स गीगास की, उसमें लिखा हुआ है कि किस तरीके से शैतान को बुलाया जा सकता है। कोडेक्स गीगास जो है उसके बारे में ही बात करते हैं। हाँ, बेसिकली मुझे भी नहीं पता है, आज से पहले नहीं पता था ऐसा इस नाम की कुछ चीज़ होती भी है, कोई कंसेप्ट भी इस नाम का। तो पहले आप बताओ एकदम बेस लेवल से क्या होता है कोडेक्स गीगास? ये किताब का नाम है जिसको डेविल्स बाइबल भी बोला जाता है, मतलब डेविल की बाइबल जी, राइट। तो 12वीं शताब्दी के आसपास किंगडम ऑफ बोहेमिया हुआ करता था। तो किंगडम ऑफ बोहेमिया में उस टाइम पे क्या है, ये मोनेस्ट्रीज हुआ करती थी, ये यहाँ पे पादरी लोग सब फादर जो मिला करते थे और चर्च की जो है वो बातें किया करते थे, लोगों में धर्म का प्रचार किया करते थे, राइट। तो हरमन करके एक वहाँ पे जो मोनेस्ट्री थी, बोहेमियन मोनेस्ट्री थी, वहाँ पे जो है वो हरमन करके एक प्रीस्ट थे, राइट। बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ करते थे, भगवान को बहुत ज़्यादा हमेशा याद करते थे। लेकिन एक दिन जो है वो उन्होंने कुछ जो है पाप कर दिया, पाप एज इन चोरी कर ली, ऐसा बोला जाता है राजा के मंत्री के यहाँ, और उनको जो है वो सजाए मौत दी गई कि इनका सर जो है वो कलम कर दिया जाएगा। उस टाइम पे क्या हुआ करता था कि धर्म जो है ना उसकी शासन में प्रधानता रही हमेशा से, है ना, क्रिश्चियनिटी में खासकर, अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की अगेन बात करें तो, है ना, धर्म की प्रधानता रही है लोगों की दिनचर्या में भी, लोग किस तरीके से जीवन यापन करेंगे, है ना, राजा कौन बनेगा, और चर्च कब जाना है, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, ये चर्च डिसाइड करता था उस टाइम पे। तो अगर एक प्रीस्ट जो कि सिंबल है धर्म को स्थापित करने का, वो अगर कोई गलत काम करे तो फिर नेगेटिव मैसेज जाएगा समाज में, तो उसको जो है मौत की सज़ा दे दी गई। अब शाम का समय आया, रोने लगे, क्योंकि मौत को देख के अच्छे मतलब पैंट गीली हो ही जाती है, राइट। सो उनको याद आया कि यार अपन तो पाप तो कर ही चुके हैं, पूजा पाठ करिए वो सब व्यर्थ हो गई है, भगवान को बुलाएंगे वो आएगा नहीं, क्योंकि हो सकता है उतने पुण्य अभी तक अपन नहीं कर पाए, तो किसको बुलाया जाए, पाप के देवता को बुलाया जाए, ठीक है, पाप के देवता को बुलाया जाए। ये उनके दिमाग में बाद में आया। पहले उन्होंने बोला कि एक काम करता हूँ, किससे बोला, जो राजा था उससे, आपको एक ऐसी किताब मैं रात भर में लिख के देता हूँ जिसमें दुनिया की जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन होगी, है ना, और रहस्य कई सारे ऐसे होंगे जो किसी को भी नहीं पता है, और फिर क्या होगा कि नेक्स्ट डे मैं आपको अगर वो दे दूंगा तो आप मेरे को छोड़ देना, एक रात में, ठीक है। लोगों ने सोचा कि यार एक रात में कोई भी एक किताब नहीं लिख सकता, क्योंकि हम 12वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, यहाँ उस टाइम पे लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं थे कि आप फटफट टाइप कर लो, राइट। अब लोगों ने सोचा क्या ही लिख पाएंगे एक रात में, ठीक है, तो उनको बंद कर दिया, उन्होंने ली किताब और लिखना चालू की। रात के लगभग 12-1 बजे तक का टाइम आ चुका था, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, थोड़े ही पेज लिख पाए थे वो। फिर उनको याद आया कि हाँ अब हमको जो है पाप के देवता को बुलाना है, तो उन्होंने आह्वान किया लूसीफर का, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रीस्ट थे, पूजा पाठ करते थे, तो उनको पता था कि कैसे बुलाना है। लूसीफर वहाँ पे आ गया। लूसीफर ने इनसे बोला कि मैं लिख दूंगा तुम्हारे लिए ये किताब। इनने बोला बदले में क्या चाहिए? लूसीफर अच्छा हाँ स्माइल किया उसने। डील होती है ये जो है ना, जो सोल एक्सचेंज की डील, ये वो डील चल रही है अभी। लूसीफर ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी सोल चाहिए, है ना, तुम्हारी आत्मा चाहिए। एक रात में लूसीफर ने वो किताब लिखी। नेक्स्ट डे आए, किताब हरमन ने दी, हरमन को छोड़ दिया गया वहाँ से। कई लोगों का कहना है कि हरमन उसी टाइम पे जो है लूसीफर साथ ले गया, कई लोग कहना है कि हरमन जो है वो चला गया वहाँ से जिंदा, और बाद में लूसीफर ने सोल एक्सचेंज की तो वो हेल में चला गया, राइट। अब वो किताब क्या है? किताब लिखी गई है गधे की चमड़ी पे, गधे की चमड़ी पर किताब एक रात में है ना। लगभग 3 फुट बड़ी ये किताब है और 72 किलो इसका वजन है, 72 kgs। अगर ये किसी के ऊपर गिर जाए तो आदमी इसके नीचे दब जाएगा। ऐसा हुआ भी है बाद में, 17th सेंचुरी में ऐसा हुआ, राइट।
तो 3 फुट लंबी ये किताब है, गधे की चमड़ी पर लिखी गई है। आज के टाइम में लगभग 310 इसमें पेजेस हैं, अलग अलग बड़े बड़े पेजेस हैं, और सभी में कैलीग्राफी में बहुत सुंदर राइटिंग में लिखा हुआ है ना। और एक पेज पे लूसीफर की फ़ोटो बनी हुई है, और एक पेज पे हरमन की टेस्टमनी है कि उसने मैंने क्या पाप मुझसे हुआ और उसकी क्या क्या जो है वो सज़ा मुझे बताई गई थी, और मैं कैसे लूसीफर का धन्यवाद करता हूँ मेरे को इस संकट से निकालने के लिए। एक तरह से कन्फेशन उसने पहले किया है, हाँ, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें। राइट। ये जो बुक है, हाँ, कोडेक्स गिगास, जो डेविल्स बाइबल भी कह रहे हो जिसको आप, ये मतलब कहाँ पर अवेलेबल है, कैसे हम उसको देख सकते हैं? मैं आई एम कमिंग टू दैट कि ये जो है, जैसे कि उसमें जो लूसीफर का जो फोटो है, राइट, तो उसमें लूसीफर ने, आप देखोगे सर्च अगर आप इंटरनेट पे करोगे, तो एक स्पेशल काइंड का जो है वो क्लॉथ पहना हुआ है, अपनी कमर में लपेटा हुआ है। उस टाइम पे वो राजा पहना करते थे, इसीलिए उसको प्रिंस ऑफ डार्कनेस भी नाम दिया गया लूसीफर को, राइट। अब जो है लोगों का मानना था कि ये किताब जो है वो कर्स्ड है। क्यों कर्स्ड है? क्योंकि 12वीं शताब्दी में जब हरमन वहाँ से चला गया, तो जिस राजा ने हरमन पे एलिगेशंस लगाए थे, उसका थोड़े समय बाद में तख्ता पलट हो गया। उसके चाचा के लड़के ने उसको मार दिया और जो है वो वहाँ पे अटैक करके किंगडम ऑफ बोर्बिया पे कब्जा कर लिया, राइट। इसके बाद में क्या हुआ कि लगभग 16वीं-17वीं शताब्दी के आसपास जो है स्वीडन की जो सेना थी, उन्होंने वहाँ पे हमला किया और किंगडम ऑफ बोहेमिया को ख़त्म किया, और वो किताब लेके अपने पास में आ गए। वहाँ की रानी को बहुत ज़्यादा पसंद आ गई, तो उन्होंने अपने स्पेशल कलेक्शन में उसको रखवा दिया। 17वीं शताब्दी की ये बात चल रही है, वो रानी जो इसको लेके आई थी, जिसको ये बहुत पसंद थी, अट्रैक्टिव लगती थी किताब, उसका भी तख्ता पलट हो गया। उसकी चचेरी बहन ने उसको टेक ओवर कर लिया, और जिस लाइब्रेरी में ये रखी हुई थी वहाँ पे आग लग गई। अच्छा। हाँ, वहाँ पे आग लग गई, केवल ये किताब बची, बाकी सारी किताबें जल गई। उसके बाद में अभी जो है ये जो है स्वीडन के म्यूज़ियम में रखी हुई है। लोग अगर वहाँ जाएँ कोई स्वीडन घूमने के लिए, तो वो देख सकता है। कांच के ताबूत में इसको बंद रखा गया है, जिससे कोई लोग इसको ज़्यादा टच ना कर पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब खतरनाक ये और कर्स्ड बुक है, राइट। इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ भी है अगर हम बात करें, तो इसके अंदर हेवन का एक मैप बना हुआ है, जहाँ पे हमको कोई भी नहीं दिखाई देता, ऐसा दिखाई देता है कि खाली है। वो मिस्ट्री है, आज तक किसी को समझ में नहीं है कि हेवन का अगर मैप है तो वो खाली क्यों है, राइट। और भूत को किस तरीके से बुलाया जाए, शैतान को किस तरीके से बुलाया जाए, उसकी पूजा किस तरीके से की जाए, ये सारी प्रोसेसेस उसमें लिखी हुई है, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पूरी किताब जो है ना, अभी 310 पन्ने हैं, 10 पन्ने इसके गायब है। 10 पन्ने गायब है? 10 पन्ने गायब है, किसी को भी नहीं पता कि ये कहाँ है। तो उन 10 पन्नों में डेफिनेटली कुछ ऐसा होगा जो उन 310 से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। उन मतलब लोगों का ये मानना है कि हो सकता है कि शैतान को खुद धरती पे ला के सामने खड़ा करने की उन 10 पन्नों में विधि लिखी हुई हो, क्योंकि बाकियों में तो भूत को बुलाने की और पूजा करने की सारी विधि लिखी हुई हो ऑलरेडी। तो हो सकता है कि पृथ्वी को बचाने के लिए उनको 10 पन्नों को फाड़ के कहीं फेंक दिया हो, डिस्ट्रॉय कर दिया हो, या किसी के पास अभी भी हो, हम कुछ कह नहीं सकते। उस बुक में कुछ तो स्पेशल है। एक तो उसका वेट, एक वो 3 फुट के पेजेस उसके। लाइब्रेरी म्यूजियम में आग लग गई, ओनली वही बुक बची, ठीक है। और जो आप बता रहे एक रात में लिखी गई, एक रात में 12वीं शताब्दी के हिसाब से लिखना तो इम्पॉसिबल है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है भाई। आप कैसे और जिस हिसाब से आप बता रहे हो कि बहुत ही सुंदर कैलीग्राफी में लिखा गया है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। आपने जैसे हाईलाइट किया, अब मैं ये भी क्वेश्चन कर सकता हूँ कि हो सकता है हरमन बचपन से लिख रहा हो ये किताब, और हाँ ये भी हो सकता है ना, और उसने लाके सीधे सामने प्रकट कर दी होगी, ये लो भैया मेरी किताब तुम रख लो। वो बस मौका ढूंढ रहा हो कि कब राजा के साथ कुछ ऐसा हो, वो मुझे कहे और मैं बोलूँ मैं एक रात में लिख के लाता हूँ, राइट, मे भी पॉसिबल। तो कई सारे लोगों ने जो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट होते हैं उन्होंने इसको चेक करा है जी। और जैसे कि हम लिखते थे तो बचपन में हमारी राइटिंग अलग होती थी, आज के टाइम में हमारी राइटिंग अलग है। हाँ, थोड़ा तो चेंज आएगा। शुरू से अंत तक इसमें कोई चेंज नहीं है, यानी कि एक साथ लिखी गई है, राइटिंग एक जैसी है। इसका मतलब इसको एक सेटिंग में लिखा गया है ना। ये मतलब आप बचपन से अभी तक की बात करो, अगर आप 100 पन्ने का एक ऐसे लिखने के बैठो ना, तो शुरू में और एंड में आपकी राइटिंग में डिफरेंस आ जाएगा। दिस द फैक्ट, ये तो है। तो
ये है। दूसरा जो म्यूज़ियम की मैं बात कर रहा था, वहाँ पे उसकी एक स्टोरी ये भी है कि एक जो है गार्ड रात में वहाँ पे सो गया था, तो एकदम रात में उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि हवा में झूल रही है कोडेक्स गिकास बीच में, और सारी किताबें उसके आसपास जो है वो डांस कर रही हैं, ऐसे घूम रही हैं। उसके बाद में वो गार्ड सुबह पागलों की हालत में मिला, उसने बताया मेरे साथ में क्या हुआ। तो दिस इज द होल स्टोरी। बाय द वे हम थोड़े से वेस्टर्न कल्चर की बात कर रहे हैं, वहाँ के जो भी एंजल्स हैं या डीमंस उनके बारे में थोड़ा डिस्कशन था, उसी पर मैं स्टक रहना चाहूँगा। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ एक एक्सपेरिमेंट है बेसिकली MK अल्ट्रा, उसके बारे में। वो भी आपने बताया कि भाई बहुत ही ज़्यादा ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसके बारे में अगर हम सुनेंगे तो शायद कोई भी नहीं चाहेगा कि वो आज के टाइम में हो, खासकर मेरे साथ हो। राइट। क्या था भाई MK अल्ट्रा जो प्रोजेक्ट है? हाँ, MK अल्ट्रा जो है ना वो मतलब कई सारे लोगों ने अभी नहीं सुना होगा, क्योंकि दिस इज़ रिलेटेड विथ CIA, जो कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी है। हॉलीवुड पिक्चरें जो देखते हैं उनको मालूम होगा, राइट। और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इनका प्रोजेक्ट था। पूरी दुनिया में जब ये सामने आया ना, लोगों के होश उड़ गए, और काले धब्बे की तरह इनके जो एक ब्लैक मार्क जो बोलते हैं ना पूरे टेन्योर में, वो इनके ऊपर लगा हुआ है। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि कैसे ये खुलना चालू हुआ बेसिकली, है ना। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में या उसके आसपास भी आपको मालूम है सोवियत यूनियन था, नाजीज थे, हिटलर का टाइम चल रहा था, राइट। और इन दोनों में बहुत ज़्यादा कोल्ड वार स्टार्ट हो गया था, सोवियत यूनियन में और USA में बेसिकली, कि हम ज़्यादा पावरफुल हैं। इन्होंने बायोलॉजिकल वेपन्स बनाना चालू कर दिए थे, है ना। सुपर सोल्जर प्रोग्राम इन्होंने चालू कर दिया था, मतलब ह्यूमंस जो हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ को इतना बढ़ा देना कि वो इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाएं कि एक एक जो सोल्जर है वो 10-10 लोगों पे भारी पड़ जाए। इस तरीके के प्रोग्राम्स इन्होंने चालू किए थे। और उस टाइम पे जो युद्ध होते थे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ऑल्सो, कई सारे सैनिक आप पढ़ोगे तो कॉलरा जैसी बीमारियां हो गई, या कुछ और पानी पिए तो 100 के 100 या पूरी पलटन की पलटन खत्म हो गई। ये चीज़ तो हिस्ट्री में है भाई, तो हिस्ट्री में है, राइट। तो ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि USA ने और सोवियत यूनियन ने दोनों ने बायोलॉजिकल वेपन्स को टेस्ट करना चालू कर दिया था, राइट। उसके बाद में जब इनके बीच में कोल्ड वार स्टार्ट हुआ, राइट, तो जो CIA का उस टाइम का डायरेक्टर था वो आया और उसने सबसे पहला स्पीच अपना ये दिया कि सोवियत यूनियन ने माइंड को कंट्रोल करने की टेक्निक डेवलप कर ली है। मतलब कोई भी इंसान अगर है तो उसका दिमाग कैसे कंट्रोल किया जाए, वो क्या खाएगा, क्या पिएगा, कैसे चलेगा, कैसे सोएगा और किसको ख़त्म करेगा, ये सोवियत यूनियन ने डेवलप कर ली है। और हम उससे काफ़ी पीछे रह गए हैं। अब हमारे जो भी बड़े नेता हैं, प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, ये सेफ नहीं है, राइट। अब कमिंग बैक टू दी सस्पेंस पार्ट, जी, है ना, कि खुला कैसे। तो जो है एक साइंटिस्ट थे फ्रैंक ऑसलिन करके, इन्होंने क्या किया था कि जब जो हिटलर को इन्होंने हराया ना, तो वहाँ के सोवियत यूनियन के और उसके जो है कई सारे साइंटिस्ट इन्होंने लेके आ गए थे और अपने पास में USA ने रख के, और कई सारे प्रोग्राम जो है वो अपोलो और कई सारे इन्होंने डेवलप करना चालू कर दिए थे। कुछ जो बच्चे कुछ थे वो रशिया के पास चले गए थे, है ना। तो एक और उसमें साइंटिस्ट का नाम आता है फ्रैंक ऑसलिन। फ्रैंक ऑसलिन जो है वो एक साइंटिस्ट थे, उनकी फैमिली को नहीं पता था कि ये किस चीज़ के साइंटिस्ट है, बस ये बताइए ये साइंटिस्ट है, राइट। और उन्होंने कई सारे जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे US के साथ में प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए थे। एक दिन ऐसा होता है कि न्यूयॉर्क की एक होटल में 28 नवंबर के दिन 1953 का टाइम है, रात के लगभग 1 बजे का टाइम है। 13वीं मंजिल से एक अंडरवेयर पहने हुए आदमी नीचे आके गिरता है। खिड़की टूटी हुई है, छोटा सा पर्दा है, वो हिल रहा है, राइट। जो नाइट मैनेजर होता है, जो होटल का मैनेजर होता है, वो दौड़ के बाहर आता है, देखता है कि यार खिड़की बहुत छोटी है कि कोई आदमी इसमें से कूद के गिरे, है ना। पुलिस को बुलाता है, पुलिस तुरंत इसको सुसाइड केस मान के बंद कर देती है। वो साइंटिस्ट था फ्रैंक ऑसलिन। और मैनेजर ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि ये सुसाइड है, क्योंकि खिड़की बहुत छोटी थी, कोई आदमी उसमें से बाहर नहीं निकल सकता। छत पे क्यों नहीं गया, या फिर 1 बजे ही क्यों कूदा, 10 बजे क्यों नहीं कूदा, वो भी छोटे खिड़की से, है ना। और सोने से पहले शाम को खाना वाना क्यों खाया, पार्टी क्यों की, राइट। तो बाद में पता चला कि इलाज करवाने के लिए भाई साहब आए हुए थे, ऑसलिन साहब, न्यूयॉर्क में। उनको उनके एक दोस्त ने बोला था कि आप पागल हो चुके हो तो आप थोड़ा सा इलाज करवा लो, ठीक है। अब क्या हुआ कि 1973 के आसपास
जो उनके बच्चे थे बहुत छोटे थे उस टाइम पे, 20 साल का समय निकल गया, 1973 के आसपास जो है फ्रैंक ऑस्लिन की जो वाइफ थी उसकी डेथ होती है। बच्चे सोचते हैं कि यार जो है उसको भी साथ में जो हम दफना देते हैं। तो जब वो दफनाने के लिए गए तो उनका दिमाग पता नहीं क्या चला, उन्होंने फ्रैंक ऑस्लिन की बॉडी को निकाल लिया और उसका पोस्टमार्टम करवाया। जब पोस्टमार्टम करवाया तो ये निकल के आया कि जो फ्रैंक ऑस्लिन है उसने सुसाइड नहीं किया था। पहले तो उसकी आंख पे तेज चोट मारी गई थी, अच्छा, और उसके बाद उसको धक्का दिया गया था, ठीक है। इसके बाद में 1975 में इनको जो है यूएस प्रेसिडेंट ने बुलाया अपने पास में, और जो उस टाइम का CIA डायरेक्टर था उसने बुलाया। 75 लाख USD इनको दिए गए। 75 लाख USD उस टाइम पे इनको दिए गए। इनसे बोला गया कि आपके फादर के साथ जो भी हुआ उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, और आप इस बात को लेके जो है अब आप शोर मत मचाओ ज़्यादा, ठीक है। और एक ट्रीटी साइन की कि आगे चल के आप हम पे कोई भी मुकदमा करोगे तो वो वैध नहीं होगा, क्योंकि हमने उसके बदले में आपको पैसे दे दिए, राइट। अब इनका क्या रहता है CIA का क्लासिफाइड जो इन्फॉर्मेशन रहती है ना, हर 20 साल में 10 साल में बेस्ड अपॉन द इन्फॉर्मेशन टाइप ये डिस्क्लोज करते रहते हैं कि भैया जो है हमने 20 साल पहले ये किया था, 10 साल पहले ये किया था। ये क्या रहता है, बाकी की जो कंट्रीज रहती हैं इनके ऊपर प्रेशर बनाने का एक तरीका है कि देखो हम तो 20 साल पहले इतने पावरफुल थे, सोचो तुम आज हम तुम्हारा क्या कर देंगे। तो वो 75 के आसपास उन्होंने डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया जिसमें ऑपरेशन ब्लू बर्ड कम MK अल्ट्रा इसका जो है जिक्र था। ये एक ऐसा प्रोग्राम था जिसमें लगभग 1.5 लाख सेक्स वर्कर्स और जो सैनिक थे उनको, और नॉर्मल इंसान और ऐसे इंसान जिनका कोई भी नहीं है, उनके ऊपर CIA ने टेस्ट किया था। टेस्ट इस तरीके के थे कि सुन के इंसान का दिमाग फट जाएगा, और जिन सब्जेक्ट्स पर टेस्ट हो रहा था उनको ये नहीं पता था कि मेरे ऊपर टेस्ट हो रहा है। अच्छा, उनको पता भी नहीं है? बिल्कुल, मतलब कि वो ओपन है, अपने नॉर्मल काम करें, ऐसा कुछ नहीं। कई लोगों को नॉर्मल काम पे नहीं जाने दिया गया था, छोटी सी कोठरियों में बंद करके रखा गया था। मैं बताता हूँ कि किस तरीके से ये टेस्ट किए गए। पहले इसका नाम ब्लू बर्ड था, ऑपरेशन ब्लू बर्ड, और इसको जो स्टार्ट किया था वो मिस्टर सिडनी करके एक डॉक्टर थे, साइंटिस्ट थे, मैड साइंटिस्ट जिसको बोला जाता है। पागलपन की जो है वो हद इन्होंने पार कर रखी थी, और जो है ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। इनका ये मानना था कि हम सुपर ह्यूमंस डेवलप करेंगे जो कि इस तरीके के पावरफुल होंगे जिनके माइंड को हम कंट्रोल कर पाएंगे। किसी को भी हम बोलें वो असैसिनेट कर दें, है ना, किसी के प्राइम मिनिस्टर को उड़ा दिया, मेन पोजीशन पे जाके मिनिस्टर बन के बैठ गए और हमारे कहे अनुसार काम करें, तो ऐसे करके ये दुनिया को कंट्रोल करना चाहते थे, है ना। अब क्या हुआ कि इनका क्या तरीका था, इनका ये मानना था कि ह्यूमन का जो माइंड है वो एक लैपटॉप की ड्राइव की तरह है जिसको हम खाली करते हैं, मतलब वॉइड क्रिएट करते हैं, और हम अपने हिसाब से डेटा फीड करते हैं। तो 2 कॉन्सेप्ट इनका चलता था, वॉइड करो और फीड करो। वॉइड करने के लिए, मतलब जो वॉइड था खाली करने के लिए दिमाग को, इनके 160 अलग अलग एक्सपेरिमेंट थे। एक MK अल्ट्रा करके अम्ब्रेला प्रोजेक्ट हो गया, अलग अलग एक्सपेरिमेंट थे जो कि पूरे US में अलग अलग फैसिलिटीज़ में चल रहे थे, और वहाँ पे काम करने वाले डॉक्टरों को ये नहीं पता था कि हम CIA के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, ना जो पेशेंट थे जिनके ऊपर टेस्ट हो रहा है उनको ये पता था कि हम CIA के लिए काम कर रहे हैं, ना जो डॉक्टर थे जो मतलब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो टेस्ट, उनको मालूम था, उनको भी नहीं पता। हाँ, आपने एक वेब सीरीज देखी होगी स्ट्रेंज थिंग्स करके, हाँ, वो इसी के ऊपर है, स्ट्रेंज थिंग्स से। और भाई आगे चल के मैं थोड़ा सा बात करूंगा कि काफ़ी सारी ऐसे सीरीज़ हैं, मूवीज़ हैं जो ना ये मेक श्योर करती हैं, कहीं ना कहीं इशारा करती हैं कि भाई ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स तो चल रहे थे। हम बात करें, सॉरी भाई इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में, हाँ, हम बात करें ज़ॉम्बीज़ के कंसेप्ट की, हम बात करें वैम्पायर्स के कंसेप्ट की, और ये सब चीज़ें हैं ना, या फिर हम बात करें सबसे अच्छा एग्जाम्पल सुपरमैन, सबने देखा है, हाँ, है ना। सुपरमैन की बात करें वो भी पता लगता है, सुपरमैन, या फिर मैं बात करूँगा सुपरमैन नहीं, कैप्टन अमेरिका। कैप्टन अमेरिका की बात करूँ तो वो मूवी सबने देखी है, सब जानते हैं वो कैसे वॉर के दौरान ही एक्सपेरिमेंट से ही वो बने थे।
तो ये सब चीज़ें उस तरफ इशारा करती कि जब भी वो हो रहे थे उस टाइम कुछ ना कुछ तो चल रहा था पर्दे के पीछे जो किसी को नहीं पता। बिल्कुल। और आप तो मतलब ये तो CIA ने खुद डिस्क्लोज किया है कि हम ये कर रहे थे प्रोजेक्ट। पता कैसे पड़ा? इन्होंने तो सारे डॉक्यूमेंट जला दिए थे 1975 के आसपास, इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट जला दिए थे। पता कैसे पड़ा? कि कहीं फाइनेंस में इनके 8000 पन्नों का एक पोथा रह गया था, वो किसी ने जाके पकड़ लिया, तो उसको पता पड़ा कि यार ये तो इन्होंने मतलब ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करे कि एक कोठरी में एक इंसान को बंद कर दिया और उसको एक साउंड कंटिन्यूसली कई दिनों तक सुनाया गया, कंटिन्यू, ना उसको सोने दिया ना कि यू आर ए फूल फॉर एग्जाम्पल, यू आर डम। इनका मानना था कि इस तरीके से हम ह्यूमन के बिहेवियर को चेंज कर देंगे या फिर उसके दिमाग को वॉइड कर देंगे, है ना। पूरी दुनिया की LSD जो एक स्पेशल काइंड का जो ड्रग होता है ना, पूरी दुनिया की इन्होंने खरीद ली, अपने पास बुला ली। और पेशेंट्स को, मतलब कई पेशेंट ऐसे हैं जिनको 300 दिन तक कंटिन्यू केवल LSD फीड किया गया, जिससे क्या है उनका दिमाग नम हो जाए, मतलब खाली हो जाए, शांत हो जाए, और फिर हम जो चाहे वो फीड कर सकें इस तरीके से। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स इन्होंने चलाए हैं। और सबसे बड़ी बात, लोगों को पता ही नहीं था कि हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है। डॉक्टर्स को नहीं पता था कि हम जो है वो CIA के एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। और आई डोंट नो, बाद में इन्होंने एक चर्च के साथ एक कम्युनिटी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेपरबाजी इनके खिलाफ होने लगी थी, चर्च के साथ कम्युनिटी बना के और इसका जो है वो, और इसका वो किया, इसकी कमेटी बना के, और वो इसको दुनिया के सामने लेके, हाँ, कमेटी जो थी उसने इसको कि कौन कौन इसके पीछे था, किसका हाथ है, तो उसने पूरा बताया कि ऑन पेपर रिकॉर्ड बनाया जो इस तरीके से। आज भी आई थिंक काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं या चल रहे होंगे अभी अमेरिका में या फिर सोवियत यूनियन या रशिया में, जो ना कहीं थोड़े से इनह्यूमन है, और मतलब कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा। बिल्कुल चल रहा है। आप ये कैसे कह सकते हो कि प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा बंद नहीं हुआ है? ये बात भी है। काफी तो ऐसे एरियाज भी हैं जहाँ पे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं जा सकते हैं। हाँ, एरिया 51 है ना, बहुत सारे ऐसे एलियंस के लिए बोला जाता है। कई लोग बोलते हैं रेप्टेलियंस है, वहाँ रहते हैं, या फिर उनके साथ साठगांठ है। कई लोगों का ये भी कहना है ये जो पूरी बड़ी एजेंसीज हैं, पूरी गवर्नमेंट है, यहाँ तक कि मेडिकल फैसिलिटीज, स्कूलिंग, सब रेप्टेलियंस के द्वारा कंट्रोल की जा रही है। भाई रेप्टेलियंस के बारे में ना एक बार मैंने डिस्कस किया था। तो रेप्टेलियंस बेसिकली, मैं लोगों के लिए बता दूं, कुछ ऐसे क्रिएचर्स होते हैं जिनकी पूंछ होती है और जो रेंगते हैं। ये मतलब मैं सोचता हूँ कि ऐसा है। एग्जैक्टली रेप्टेलियंस की बात स्टार्ट हुई, तो भाई आप बताओ, आप अच्छे से बता पाओगे क्या होते हैं। देखो, रेप्टेलियंस के बारे में अगर कोई पढ़ेगा तो रेप्टेलियन मतलब जो कि जिसका शरीर जो है उसका कुछ पार्ट या पूरा पार्ट रेप्टाइल के जैसा है। रेप्टाइल मतलब जिसकी जीभ लंबी होती है, स्किन चिकनी होती है या फिर धारीदार होती है, जैसे कि छिपकली हो गया, मगरमच्छ की तरह। मगरमच्छ ऐसे क्रिएचर्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं। लोगों का तो एटलीस्ट यही मानना है। इल्यूमिनाती का भी रेप्टेलियन कनेक्शन है, रॉथस्चाइल्ड जो फैमिली है, कनेक्शन, लूसीफर से भी कनेक्शन है। बिल्कुल। डेविल तो भाई मतलब अगर आप कनेक्ट करो ना, कि तीनों को कनेक्ट करेंगे, और तो डेविल कंट्रोल करता है इल्यूमिनाती को, डेविल दिखता है रेप्टेलियन जैसा। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि डेविल जो है वही रेप्टेलियन है और वही पूरी इल्यूमिनाती को कंट्रोल कर रहा है? और कई सारे बड़े US के प्रेसिडेंट्स हैं, उनको बोला गया है कि ये रेप्टेलियन है। आप अभी जो बाइडेन के वीडियो उठा के देखो, आपको ऐसा लगेगा कि वो स्किन जो है वो वेयर किए हुए है, या फिर आपकी वो एडिटिंग नहीं है, वो देखिए मैंने रील्स, आप कई सारे रील्स उठा के देखो, है ना। या फिर जस्टिन बीबर, बहुत ज़्यादा माना जाता है जस्टिन बीबर को। एक बार कोर्ट में इसकी पेशी थी, तो आप देखोगे, ऐसे नॉर्मल देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये मतलब स्किन ओढ़े हुए होते हैं या फिर टेक्नोलॉजी के थ्रू, है ना। लेकिन आप स्लो मो का अगर आप करोगे तो कई बार आप देखोगे जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं हॉलीवुड के, उनकी आंखें पहले तो साइड से ऐसे बंद होती हैं जैसे किसी स्नेक की होती हैं, फिर नॉर्मल जो आती है, या फिर चमकती हैं, है ना। तो इस तरीके कई सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा जैसे आपको ये बात पता है कि ज़्यादातर US प्रेसिडेंट्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं। कैसे? रिलेशन में है, कोई किसी के चाचा का लड़का है, कोई किसी के ताऊ का लड़का है। नहीं, इस चीज़ पे कभी ध्यान नहीं दिया मैं। अगर आप फैमिली हिस्ट्री उठा के देखोगे तो आप देखोगे कि ये सब सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसके अलावा आप देखोगे कि जैसे मैं अभी ब्रीडिंग की बात कर रहा था, जो रेप्टेलियंस हैं वो अगर ह्यूमन के साथ ब्रीड कर रहे हैं तो डेमीगॉड पैदा हो रहा है। इनके ऐसा माना जाता है कि ब्लड का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है इनके अंदर, प्योर खून जिसको बोला जाता है। तो आपस में ही शादी करते हैं
और आप हाँ, आप नहीं समझे? समझ हाँ आप समझ के ना, तो आपस में ही शादी करते हैं, इनब्रीडिंग ही करते हैं, जिससे जो औलाद हो वो प्योर ब्लड की। आप ह्यूमन हिस्ट्री उठा के देखो वेस्टर्न कंट्रीज की, जितने भी राजा हैं सब आपस में अपनी बहनों से ही शादी करते थे। तो ऐसा तो नहीं कि राजघराने के जितने भी बड़े राजा थे वो रेप्टिलियंस हो। मे बी हो सकता है भाई, मतलब ये सब चीज़ें इशारा तो उस तरफ कर रहे हैं कि पावर जो है ना वो एक जगह रहे, एक ही फैमिली में रहे, ऐसा कुछ। बिल्कुल मैं वही जो 12 में अलग अलग तरीके जो बता रहा था, उसमें जो कुछ होते हैं सोल्जर्स, कुछ होते हैं डेमी गॉड, है ना। अब इसमें जो है 2 तरीके, एक तो कि आपको पता है कि आप रेप्टिलियन हो, एक आपको नहीं पता कि आप रेप्टिलियन हो। आपको पता है आप रेप्टिलियन हो तो आप पावरफुल ज़्यादा हो, अपने हिसाब से चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि अगर आप रेप्टिलियन हो तो जो एक्चुअल आपका लीडर है रेप्टिलियंस का, है ना, वो आपको यूज़ कर सकता है, आपके माइंड को कंट्रोल कर सकता है बिना आपकी जानकारी के। हाँ, और इनमें जो सबसे प्योर ब्लड जो माना जाता है ना, उसको बोला जाता है पेंडोरा, है ना। पेंडोरा भी एक नाम है। पेंडोरा, अब इल्यूमिनाटी से कनेक्ट करता हूँ कि जो पेंडोरा जो है वो हेड बोला जाता है इल्यूमिनाटी का। और पेंडोरा को अगर आप डिफाइन करोगे तो इसका मतलब होता है स्नेक, रेड हेड स्नेक। तो हमेशा जो है, और ऐसा माना जाता है कि रॉथस्चाइल्ड जो फैमिली है जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है, वो हमेशा से इल्यूमिनाटी की हेड रही है और वो एक रेप्टिलियन है, राइट। उसके अलावा आप जो पढ़ रहे हो, जो देख रहे हो, जैसे इंटरनेट की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, तो ये सारी चीज़ें इन लोगों ने ही हमको दी हैं जिससे हमारा ध्यान इनकी तरफ ना जाए, हम इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करने में ही बिजी हो जाएं। इसके अलावा तो हो रही है क्योंकि लोग ना, आप देखोगे आपके आसपास ही लोगों का ध्यान किस चीज़ में है, राइट, एंटरटेनमेंट, बिल्कुल मौज मस्ती, बस। बिल्कुल। इसके अलावा और हम बात करें और थोड़ा सोचें, आपकी जो मेडिसिन हैं वो ऐसा माना जाता है कि वो भी इनके द्वारा कंट्रोल की जाती हैं और आपके दिमाग को इतना ज़्यादा स्थूल कर देती हैं, मतलब स्लो कर देती हैं कि आप नॉर्मल जीवन ही जी सकोगे, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगा पाओगे किसी चीज़ में, राइट। तो आप देखो, आपको बचपन की बहुत ज़्यादा मेमोरीज नहीं होगी, कुछ ही होगी। हाँ, कुछ ही है। आपने कभी सोचा कि भूल क्यों गया मैं? वो तो बल्कि मैंने ही जी है। हाँ, मैंने ही जी है ना, मैं भूल क्यों गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि बुखार की जो दवाई दे रहा था उसमें ऐसा कोई एलिमेंट मिला हुआ हो जो आपकी मेमोरीज को भुला रहा हो आपको, और वो कंट्रोल की जा रही है। मुझे डाउट में डाल दिया। 2011 में एक कॉन्सर्ट था जस्टिन बीबर का, है ना, आई एम श्योर ईयर शायद मैं सही बोल रहा हूँ, 2011, लोग सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे। तो वो एकदम से तुरंत भाग के अपनी जो है वैनिटी वैन में गया वो, और उसके पीछे लड़कियां पागल थी उस टाइम पे, भाग के तुरंत उसकी वैनिटी वैन में उसके रूम में घुसने की कोशिश की, तो देखती हैं कि वो अपनी स्किन जो है वो नोच रहा था और अंदर से जो है वो पूरी सांप जैसी उसकी स्किन थी। भाग के तुरंत सभी लोग बाहर आए कि ही इज़ नॉट अ ह्यूमन, ही इज़ नॉट अ ह्यूमन, ऐसा करके। अच्छा, हाँ, ये जस्टिन बीबर के बारे में है कई सारी, मतलब आप देख सकते हो वीडियोज़ इसके रिलेटेड यूट्यूब पे, न्यूज़ में भी इनफैक्ट ये बताया गया। अच्छा, हम जैसे अभी एकदम ओपनली होके इन सब चीज़ों के बारे में बातें कर रहे हैं, तो क्या ये चीज़ भी वो कंट्रोल कर रहे हैं? आई एम श्योर ये जाएगा इंटरनेट पे, हाँ, और कितने लोगों को दिखाई देगा ये वो कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि इल्यूमिनाटी के बारे में ये कहा जाता है कि अगर आप थोड़े टाइम पहले पढ़ोगे, सुनोगे, तो उसकी एक्चुअल हिस्ट्री आपको समझ में आएगी कि दैट इज़ कनेक्टेड विथ डेविल। और थोड़े टाइम में, मतलब 5-7 साल के ड्यूरेशन में, इंटरनेट पे जो भी नेगेटिव कंटेंट था इल्यूमिनाटी से रिलेटेड वो हटा दिया गया है। वो कहाँ चला गया वो नहीं पता किसी को भी। अब आप सर्च करोगे तो यही बताया जाएगा कि वो फिलोसफिकल फाउंडेशन था और है ना फ्री मेसन सोसाइटी का ही एक पार्ट था, लोगों की जो है वो ज़िंदगी बदलने के लिए उसको बनाया गया था। इस तरीके की चीज़ें आपको सुनने के लिए दिखेंगी। ज़्यादा कुछ आपको ना, क्योंकि अभी ना रिसेंटली मैंने भी एक पॉडकास्ट किया था जो इल्यूमिनाटी से रिलेटेड ही था कि हाउ टू जॉइन इल्यूमिनाटी, ऐसा था। उसमें भी जब हमने रिसर्च की, जो हमारे गेस्ट थे, तो हमें ना जो प्रूफ्स होते हैं कि भाई प्रूफ क्या दें, जो चीज़ मुझे पता है वो तो मैं बता दूंगा या मैंने कहीं से सुनी है, लेकिन उस चीज़ का प्रूफ भाई नहीं मिला हमें ज़्यादातर। यही आप अगर 7-8 साल पहले, 10 साल पहले अगर सर्च करते
तो हो सकता है आपको मिल जाता। ये चीज़ है। और ये बात सही है कि सभी ना किसी से सुनो आप, सेम वही बातें रिपीट हो रही हैं, वही बातें निकल के आती हैं, वही बातें रिपीट हो रही। इसका मतलब लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है अवेलेबल। हाँ, मतलब ये कि जितना वो दिखाना चाहते हैं या फिर जितना इन्फॉर्मेशन वो देना चाहते हैं वही हम केवल असिस्ट कर पा रहे हैं। इंटरनेट अगर मान लीजिए वही कंट्रोल कर रहे हैं तो फिर आप कैसे उस पर रिलाई कर सकते हो। और जितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ना, वो इन्फॉर्मेशन इतनी है और ऐसी है कि ज़्यादातर लोग अट्रैक्ट ही होंगे उसकी तरफ। राइट, कि ये तो बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है और ऐसा। लेकिन क्या होता है कि डेविल का यही काम है कि आपको अच्छा दिखा के वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, लेकिन उसके एक्चुअल बैकग्राउंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं ये सिर्फ वो जानता है, आप नहीं जानते। मैं बात करना चाह रहा हूँ ब्रह्म राक्षस के बारे में। ये थोड़ा सा अब अलग हो गया। जितने में हमने बातें की वो सब वेस्टर्न कंट्रीज के बारे में, वेस्टर्न कंसेप्ट्स के बारे में, तो डेफिनेटली इंडिया में भी बहुत फॉलो हो रहे हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा लोग जान रहे हैं उन चीज़ों के बारे में, तो ये भी बताना ज़रूरी था। बिल्कुल। बट इंडिया में जो चल रहा है अभी ब्रह्म राक्षस, उस बारे में थोड़ा बात करें भाई। बिल्कुल, मोस्ट पावरफुल कह सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। इसको रखा जाता है जब भी बात की जाए किसी भी एंटिटी की, तो ब्रह्म राक्षस को रखा जाता है भाई। बिल्कुल। आप मुझे बता रहे थे कि एक रियल स्टोरी है जो ब्रह्म राक्षस की ही है। बिल्कुल। कैसे शुरू होती, कहाँ की कहानी है वो? ये स्टोरी है यूपी की, लगभग 100 साल पहले की ये कहानी है, 1920 के आसपास की। और यूपी का एक गांव था, वहाँ के एक रहने वाले थे, उन्होंने ये स्टोरी लिख के शेयर की हुई थी। हमारे कई सारे सब्सक्राइबर्स हैं चैनल पे, वो शेयर करते रहते हैं अलग अलग स्टोरीज, तो उनमें से ये कि ये भी है, हमने पढ़ी हुई थी। तो उनका जो ननिहाल था जी, उनके गांव की ये स्टोरी थी। वहाँ पे क्या था, एक पंडित जी हुआ करते थे, मंदिर में पूजा किया करते थे। लगभग 70 साल के आसपास की उनकी उम्र रही होगी, और सुबह शाम पूजा किया करते थे। और पुराने ज़माने में क्या होता था कि जब पंडित मंदिर में पूजा कर रहा है तो उस बाकी और किसी को अंदर नहीं आने दिया जाता था, है ना, कोई उसको टच नहीं कर सकता, जिससे क्या है कि देवता को उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इस तरीके का छूत अछूत का ये कॉन्सेप्ट चलता था। और जो पंडित जी रहते थे वही सब सारा पूजा पाठ वगैरह करते थे भगवान के आगे, तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट चलता था। पंडित जी भी पूजा करने के लिए सुबह शाम जाया करते थे, पूरे गाँव में सबसे पहले उठ के स्नान करने जाते थे, वापस आते थे पूजा की भगवान जी। एक बार क्या हुआ कि जो पंडित जी हैं उनको एक बीमारी हो गई, उनकी आँख पे और धीरे धीरे करके पूरी बॉडी पे, यहाँ तक कि जीभ पे भी छोटे छोटे फफोले होना स्टार्ट हो गए। हाँ, और वो फफोले इतने ज़्यादा खतरनाक थे कि वो बहुत भयंकर से दिखने लगे। डॉक्टर को दिखाया गया तो पता पड़ा कि स्मॉल पॉक्स उनको हुआ है। जी, आज के टाइम पे नॉर्मल है सुनना, है ना, लेकिन उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी मानी जाती थी। पूरे गांव के गांव जो है वो इससे ग्रसित हो जाया करते थे। और टाइम पे तो भाई एक महामारी एपिडेमिक थी। हाँ, है ना, तो उस टाइम पे ये इतना खतरनाक थी। तो पता पड़ा कि स्मॉल पॉक्स है, तो क्योंकि इलाज नहीं था तो आदमी को बाहर रख दिया जाता था, अलग से रखा जाता था, तो क्योंकि वो फैलती थी। हाँ, इनको भी एक छोटी सी कोठरी बना के उसमें इनको रख दिया गया। लोगों ने इनके पास जाना बंद कर दिया, और खाने के लिए वही ऐसे थाली सरका दिया करते थे, लेकिन जीप पे भी पूरे फपोले हो गए तो कहीं फिर कुछ खा पाएंगे, ऐसा करके बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति इनकी हो गई। पुराना कुछ पाप कर्म रहा होगा या फिर कुछ बचा होगा भोगना। तो ठीक है, इनके बेटे ने इनकी जगह टेक ओवर कर लिया। वो जो है वो सुबह जाने लगा मंदिर पे पूजा करने के लिए। उसके बाद में एक समय ऐसा आया कि पंडित जी की मृत्यु हो गई और उनकी बॉडी वहीं पर पड़ी रही। 3 से 4 दिन बाद जब उनके घर का नौकर उनको खाना देने के लिए गया, देखता है पुरानी थाली वैसी की वैसी रखी हुई है। तब उसको समझ में आया कि पंडित जी जो है वो चले गए। उनकी बॉडी डिकम्पोज हो गई थी पूरी वहीं पे ही, है ना, मतलब 3 से 4 दिन अगर कोई बॉडी रखी रहे तो वो बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति में हो जाती है, कोई देख भी नहीं सकता उसकी तरफ। लोगों को ये भी डर था कि हम इसको छुएंगे तो कहीं ये बीमारी वापस हमको ना लग जाए। तो उस सिचुएशन में क्या हुआ कि वहीं पे ही कपड़ा उनके ऊपर डाल के और मिट्टी का तेल डाल के और पंडित जी को स्वाहा कर दिया गया उसको डिया के अंदर ही, वहीं पर ही। हाँ, तो जो प्रॉपर उनका जो है ना अंतिम क्रिया होनी थी, है ना, श्राद्ध होना था, पिंडदान होना था, वो नहीं हो पाया, कुछ भी नहीं हो पाया। तो ठीक है, 1-2 महीने तक तो कुछ नहीं हुआ। बेटा जो है वो जाने लगा मंदिर में पूजा करने लगा।
1-2 महीने के बाद लोगों ने नोटिस किया कि वो जो कुटिया थी उसके सामने से जो भी ये जो जानवर, छोटे जानवर, भेड़ बकरी, जो भी गुजरता है वो पागलों जैसी हरकत करने लगता है। मतलब अजीब सा ही बोरा जाएगा, इधर उधर दौड़ लगाएगा ऐसा। थोड़े समय बाद में वो हरकतें बढ़ने लगी और जानवर मरना चालू हो गए। एक एक करके सारे जानवर जो है वो मरना चालू हो गए, जो भी वहाँ से, क्योंकि वो मेन रोड पे मकान था, मंदिर के पास में ही था, तो लोगों के जानवर का निकलना होता था और वो मरना चालू हो गए। थोड़े समय बाद में लोग देखते हैं कि वो जिस तरीके के फोड़े पंडित जी को थे वो जानवरों को भी होना स्टार्ट हो गए। लोगों को समझ में नहीं आया यार ये हो क्या है। तब दिमाग आया कि यार यहाँ पे पंडित जी को जो है वो जलाया था हमने, हो सकता है उनकी आत्मा अभी भी अतृप्त हो जी, और वही जो है गांव वालों को परेशान कर रही है। तो एक तांत्रिक को बुलाया गया। अच्छा, ये ऑकल्ट प्रैक्टिसेस वाले जो हैं वो बाबा जी अलग होते हैं। पंडित जो पूजा करता होते हैं वो तांत्रिक है ना, हाँ, पंडित जो है वो मंत्र वाला, दोनों सेम भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली इन जनरल जो है वो तंत्र वाले जो है वो अलग होते हैं। तो बुलाया गया तंत्र वाले बाबा जी को। उन्होंने बताया कि पंडित जी की आत्मा घूम रही है, मुक्ति नहीं मिली है और प्रेत योनि में नहीं है, ब्रह्म राक्षस बन गई है। अच्छा, हाँ, ब्रह्म राक्षस बन गई है। और तुम जो सारे लोग हो अगर मिल के कुछ कर सको तो कर दो, मुक्ति तो तुम दिलवा नहीं पाओगे, लेकिन ऐसा कुछ करते रहो कि इनकी आत्मा शांत बनी रहे। तो पूजा करी, हवन वगैरह करा, तब जाके थोड़ा सा जो 1-2 लोगों की भी तबीयत जो ख़राब हो गई थी वहाँ से निकलने की वजह से वो नॉर्मल होना चालू हुई। गांव वालों ने सबने उस कुटिया के बाहर दीप जलाना चालू करा। एवरी इवनिंग दे यूज्ड टू गो देयर और एक दीप जलाते थे, है ना, उनसे प्रार्थना करते थे। उसके बाद से थोड़े से चीज़ें नॉर्मल होना चालू हुई। अब लोगों का ये कहना है कि वो अभी भी है वहाँ पे, अभी भी, हाँ, मुक्ति नहीं मिली है, अभी भी है। कई लोग अभी भी दिया जलाने के लिए आते हैं, मतलब 100 साल निकल गए इस चीज़, है ना। आपको मालूम है ना कि जो लोकल इस तरीके की जिनकी मृत्यु हो जाती है या फिर जो आत्मा अतृप्त हो जाती हैं, लोग अगर उनको पूजा देते रहे तो फिर थोड़े समय बाद वो देवता बोलने लगते हैं, लोकल देवता उनको बोलने लगते हैं। हाँ, इसको मतलब कुल देवता भी, हाँ, कुल देवता भी ये एक तरह के कुल देवता बन गए, ऐसा कह सकते हो सकता है ना। भाई अभी हम बात कर रहे थे लूसीफर के बारे में ही, तो एक बुक है जो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में भी आई है, लूसीफर वाज इनोसेंट बाय तीर्थ परसाना। राइट। इस बुक के बारे में भाई आपने सुना है? बिल्कुल सुना हुआ है। वैसे मैंने बुक पूरी नहीं पढ़ी है, बट थोड़ा सा कंसेप्ट मुझे पता है कि इसमें क्या है। इसमें बेसिकली लूसीफर को ना इनोसेंट दिखाया गया है, टाइटल ही यही है, लूसीफर वाज इनोसेंट। कहा गया है कि जो भगवान है ना, जो गॉड है, वो खुद चाहते हैं कि कुछ इविल हो ताकि वो फिल्टर कर सकें चीज़ों को, और इसीलिए उन्होंने ही लूसीफर के दिमाग में ये सब चीज़ें डाली कि वो लूसीफर बना। एवल चीज़ें आई इस धरती पर, उन्हें भेजा गया ज़बरदस्ती। तो ये सब चीज़ें ना प्लान की थी गॉड ने। भगवान चाहते थे कि कुछ बुरा भी हो ताकि अच्छे लोगों की वैल्यू बढ़े, मतलब ऐसा कुछ कंसेप्ट वो करना चाहते हैं ऐसा। तो आपने इतनी सारी रिसर्च की लूसीफर के बारे में, ये टॉपिक हम डिस्कस करें, तो आपका क्या मानना है इससे रिलेटेड? 2-3 चीज़ें बोलूँगा मैं, ठीक है। कि उनको किसने बताया? लूसीफर ने आके बताया कि मेरे को भगवान ने फंसा दिया था, कॉन्स्पिरेसी की गई मेरे अगेंस्ट में। ईश्वर जो है ना, वो मतलब साकार भी है और निराकार भी है ना। उसके अंदर लेश मात्र भी भेदभाव नहीं है अपने क्रिएशंस के बीच में, समझे। अभी मैं प्रेमानंद जी की बात सुन रहा था कुछ दिन पहले, मेरे को बहुत अच्छी बात लगी कि हमारी खोपड़ी को किसने बनाया? ब्रह्मा ने। ब्रह्मा को किसने बनाया? भगवान ने। और जो सरस्वती जी हैं वो ब्रह्मा जी की पुत्री हैं। तो पूरे जो पृथ्वी पे जितना भी पानी मौजूद है उसकी शाही बना के पूरी पृथ्वी को अगर किताब बना के जितनी ज़मीन मौजूद है, ईश्वर की जो है प्रार्थना या प्रशंसा की जाए तो भी पृथ्वी कम पड़ जाएगी। जब ब्रह्मा भगवान की स्तुति करने में सक्षम नहीं है तो एक कोई इंसान कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। दूसरी चीज़, जो
कृष्ण जी वाला जो काल था, ब्रह्मा को उस टाइम पे घमंड थोड़ा सा आ गया था, जो कि उनको कभी कभी आता रहता है। जैसे एक बार और आया था, शिव जी ने उनका मस्तक उखाड़ लिया था। 5 मस्तक थे पहले ब्रह्मा जी के, आपको मालूम है ना, एक सर पे था। तो कृष्ण जी को लेके डाउट आया, है ना, तो ब्रह्मा ने टेस्ट लेने के लिए उनके सारे गाय ग्वाल बाल सबको उठा लिया, किडनैप कर लिया और अपने लोक में लेके चले गए। उसके बाद में क्या हुआ कि कृष्ण जी ने खुद ही अनेक रूप रखे और खुद ही लीला की, ग्वाल बाल बन के रहे। ब्रह्मा जी आए कि यार इनने तो कोई चेंज ही नहीं होने दिया। ब्रह्मा जी देखते हैं कि यार इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, सारे ग्वाल बाल ये कहाँ से आ गए, मैं तो लेके आ गया। ब्रह्मा जी आए, क्षमा मांगी कि प्रभु माफ़ कर दो। तो जैसे ही क्षमा मांगी है तो हजारों ब्रह्मा वहाँ पे प्रकट हो गए अचानक से, अलग, किसी के 5 सिर हैं, किसी के 2 सिर हैं, किसी के 3 सिर हैं। वो सिर जो है ना, वो काल को डिफाइन करते, कितनी बार पृथ्वी बनी, कितनी बार नष्ट हुई, ऐसा। सबने आके भगवान श्री कृष्ण के आगे हाथ जोड़े। तो उन्होंने कहा प्रभु ये क्या लीला है? कहता अरे तुम तो एक पृथ्वी के ब्रह्मा हो, तुम एक पृथ्वी के ब्रह्मा हो, तुम्हारे जैसे हजारों जो पृथ्वियाँ हैं, जो सृष्टियाँ हैं, उनके ये सारे ब्रह्मा मैंने यहाँ पे खड़े हुए हैं तुम्हारा अहंकार तोड़ने के लिए। तो ईश्वर, ये एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है कि ईश्वर इतना बड़ा है, क्या उसको ज़रूरत पड़ेगी कि वो अच्छे लोगों को ऊपर उठाए, बुरे लोगों को नीचे गिराए, डिफरेंशिएशन क्रिएट करे? उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। सच बोल रहा हूँ मैं। तो ये सब बेकार की बातें हैं, है ना। आई डोंट थिंक सो कि इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट है। नेगेटिविटी इज़ देयर। और जैसा कि हमने पहले भी बोला था कि जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना, ये कली का काल चल रहा है, कलयुग चल रहा है, तो इसमें क्या रहता है कि पाप की प्रधानता रहती है। नेगेटिव चीज़ें हमेशा इंसान को अट्रैक्ट करेंगी और वो जस्टिफिकेशन का इंसान कुछ ना कुछ अपने, उसकी बुद्धि इतनी ताकतवर है कि वो बना ही लेगा। कुछ समय पहले तक हाँ कि ये तो ओके है, अरे ये तो मदिरा नहीं, ये तो सोम रस है, देवता भी पीते हैं, हाँ है, अरे ये तो अंडा नहीं, ये तो वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन अंडा, राइट। बताओ। तो ये हमेशा से रहेगा, जस्टिफिकेशन इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर, क्योंकि जैसे जैसे काल बीतते हैं वैसे सही और गलत में डिफरेंशिएशन एक्चुअल में करने की जो मनुष्य की बुद्धि है ना, वो क्षीण होती चली जाती है। वो प्रबलता कब तक रहती है हमारे पास में? जब तक हम ईश्वर का ध्यान करते रहते हैं। जैसे महाराज जी हमेशा बोलते हैं ब्रह्मानंद जी की, नाम जप करो तो प्रबलता है, कि नाम जप आप करते रहोगे तो वो डिफरेंशिएशन क्रिएट करने की आपकी जो बुद्धि है ना, वो सक्षम हो पाएगी। जी, ये मेरा मानना है कि आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ नहीं भाई, मेरा भी सिमिलर मानना ही है और यही सच है। भगवान के पास, भगवान को नहीं मतलब है इन सब चीज़ों से कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं। हाँ, वो तो हम खुद ही हैं जो अपने आप को प्रूव करने के लिए या फिर जस्टिफाई करने के लिए चीज़ें दुनिया के सामने रख देते हैं भाई। बाकी यस भाई, टू बी ऑनेस्ट काफ़ी एक नया एक्सपीरियंस था आज मेरे लिए। काफ़ी वेरिएशन था इस पॉडकास्ट में, काफ़ी जो हमारा कन्वर्सेशन है उसमें अलग अलग तरह के, अलग अलग कल्चर्स की हमने बात की, नेगेटिव पॉजिटिव हर तरह के पावर के बारे में बात की, एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात की। काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट मुझे लगा भाई, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि लोगों को भी ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। सबके साथ ये पॉडकास्ट आप शेयर कर सकते हो, या फिर अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो, फीडबैक शेयर करना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। आप कमेंट में अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। यस भाई, मैं ज़रूर चाहूँगा कि हम दोबारा से मिलें, हम कुछ नया लेके आएँ, नए कंसेप्ट्स, नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और नए हमारी कुछ नेगेटिव पॉजिटिव बातें भाई, जो कि लोगों को सुनने में बहुत मज़ा आता है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। जी भाई, थैंक यू सो मच। यस भाई, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।